So hi, welcome to all of you on Beginners to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. Please download Unacademy Learning app. यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस. Unacademy प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर फॉर योर ड्रीम यूपीएससी. सो Unacademy सब्सक्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो ऐसे इसकी कॉस्ट 64,000 है, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद ये आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज़ का. So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, and I have teaching experience of current affair and GS for 4 years. So हम अपने कोर्स ओवरव्यू की बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे. करंट अफेयर के जो डेली के MCQs बनते हैं फॉर यूपीएससी, ठीक है, उसे हम कवर करेंगे. और यहाँ पे हम सब कुछ कवर करते हैं. अपना PIB कवर करते हैं, हिंदू कवर करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस कवर करते हैं, साथ में डाउन टू अर्थ भी कवर करते हैं. तो जितनी भी चीज़ें आपकी आती हैं, राज्यसभा टीवी डिबेट्स भी जो होती है उनके भी हम कवर करते हैं. और जो एक्स्ट्रा कहीं से भी मैगजीन्स में कुछ इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल, तो उनसे भी रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के MCQ बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पे करते हैं. और MCQ करने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है यूपीएससी में कि अगर आप केवल पढ़ते चलते हैं करंट अफेयर, तो आपको ये नहीं पता चलता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या आ सकता है. और हमारा यहाँ पे मोटिव यही है कि MCQ फॉर्मेट में वो सभी चीज़ें आपसे कराई जाएं ताकि आपके लिए आगे वो बेनिफिशियल रहे और आपको सीधा सीधा वो MCQ से ही याद रहे. और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं कवर कराता हूँ, तो इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स एज सच पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. वो अलग बात है कि आपको हिंदू या फिर कोई भी न्यूज़पेपर तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग आप तब तक नहीं कर पाएंगे अच्छी जब तक आप क्या नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे खुद से, ठीक है. तो ये हमारा इनिशिएटिव है. साथ साथ में हम अपना स्टैटिक पोर्शन भी लेके चलते हैं, ठीक है. स्टैटिक पोर्शन में जैसे हम अभी पॉलिटी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे मोटिव मेरा ये है कि आप क्या करें कि रोज़ रोज़ अपना करंट अफेयर के साथ साथ क्या कवर करते चलें, स्टैटिक भी कवर करते ही चलें, ठीक है, केवल इसी एक वीडियो से, ठीक है. तो 25 जुलाई के हम जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम देखेंगे आज. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ट्राई टू सॉल्व दिस कि विक्ट्री डे जो है उसे क्यों बनाया जाता है. व्हाट इज़ विक्ट्री डे, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है. कि वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, कोल्ड वॉर का एंड हुआ था, या इंडो चाइना वॉर का एंड हुआ था. तो किस लिए विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है. रिसेंटली अभी विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया है रशिया में, ठीक है. तो आम बात है, इंडो चाइना नहीं होगा, कोल्ड वॉर हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 2 हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि इन तीनों वॉर में तो चाइना था, ठीक है, रशिया था. तो करेक्ट आंसर है इट मार्क द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है. चलिए, तो करेक्ट आंसर विल बी बी. वर्ल्ड वॉर 2 आपका ख़त्म हुआ था कब, 1945 में ख़त्म हुआ था, ठीक है. हिटलर ने अब सुसाइड कर लिया था, एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है. और ये 9 मई को तारीख को पूरी की पूरी ट्रीटी साइन हो गई थी, ठीक है. और यूरोप डे में यूरोप में इसे बनाया गया, ठीक है. बट यहाँ पे क्या था कि जो सोवियत यूनियन था उसने कहा, उसकी जो रेड आर्मी ने जो काम किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस रेड आर्मी को आपको जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी आपको जो अपनी क्या नाम है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. यहाँ पे जो थी वो दूसरी थी, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं कि 9 मई को बनाया जाता है, ठीक है. इस बार लेट हो गया कोविड के कारण, ठीक है. विक्ट्री डे 9 मई को बनाया जाता है, बट पहला विक्ट्री डे जो बनाया गया था वो 24 जून 1945 को बनाया गया था. कहाँ, मॉस्को में. ये बात आप ध्यान रखिएगा. वैसे 9 मई को ही बनाया जाता है, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. 10th शेड्यूल से रिलेटेड है और आपको रिसेंटली पता है कि वापस ये न्यूज़ में रहा है, और ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, ठीक है. स्पीकर की पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है. और 10th शेड्यूल में आपको मालूम है क्या होता है कि स्पीकर क्या आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है आपका, ठीक है. एंटी डिफेक्शन लॉ आता है जिसके अंडर स्पीकर क्या कर सकता है, निकाल सकता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के, ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि ये किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में आया था. इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है. तो किनके में आया था, राजीव गांधी के समय में ये आया था, ठीक है. करेक्ट आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से 10th शेड्यूल का है, इसे सॉल्व करते हैं. चलिए देखते हैं कि जो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्या यहाँ पे गलत है, ठीक है. तो चलिए पहला देखते हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ रेफर टू द 10th शेड्यूल, और कब आया था, 42nd अमेंडमेंट 1985 के थ्रू आया था. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि पार्टी का मर्जर ये अलाउ करता है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट 1/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर जो है वो फेवर में हो, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1/3 नहीं होता है. और कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकते किसी भी स्टेज में, ये भी गलत है. कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं आफ्टर स्पीकर की जब जजमेंट आ जाए, ठीक है. और पावर जो है डिस्क्वालिफिकेशन की वो किसके पास है, स्पीकर के पास है. तो 1 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा. करेक्ट आंसर विल बी योर बी, ठीक है. तो करेक्ट आंसर विल बी बी. और ये हुआ क्या है, मणिपुर स्पीकर में जो डिसीजन लिया है अभी, ठीक है, डिस्क्वालीफाई का, उससे रिलेटेड है पूरी की पूरी चीज़.
जिसके कारण 10 शेड्यूल वापस न्यूज़ में आ गया, ठीक है। किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में आया था? राजीव गांधी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में आया था, ठीक है। और कैसे लागू होता है? पिटीशन करता है कोई अदर मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस वॉलेंटरली मेंबरशिप छोड़ देता है या फिर डिसओबे करता है किसी भी पार्टी के रूल्स या किसी भी पार्टी के ऑर्डर को, तो उसे क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है, ठीक है। और उसे किसी भी तरीके से निकाल के निकाला जा सकता है अगर विप जारी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत जगह यूज़ होता है, पार्लियामेंट में भी और स्टेट असेंबलीज में भी यूज़ होता है, ठीक है। हम केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पे हाईलाइटेड करके रखेंगे और उन्हें करेंगे खत्म। अब बात करते हैं मर्जर को अलाउ करता है, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ। पहला होता है कि 1/2 अगर पार्टी मर्ज हो रही है तो फिर मर्जर अलाउ होता है। तो इसमें दोनों जो सेक्शंस होते हैं उनमें से कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिसीजन लेने के लिए। यही एक मेन बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, ठीक है भाई। तो अब उसके बाद करते हैं, कोर्ट इंटरवीन कर सकता है आफ्टर डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखिए, स्पीकर जो होता है रूलिंग पार्टी से होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर वो फैसले किसके हिसाब से लेता है? रूलिंग पार्टी से लेता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि ये अल्टरनेटिव है, ठीक है, मूविंग कोर्ट का, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि भैया देखिए, जो भी आप कर रहे हैं ठीक है, बट इसमें कम से कम 3 महीने के अंदर आप क्या करें? स्पीकर डिसीजन ले लें। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं होती तो, ठीक है, वरना 3 महीने के अंदर डिसीजन लिया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ऐसे कवर करते चलेंगे, जो भी स्टैटिक का पोर्शन है साथ साथ में, ठीक है। और करंट अफेयर में ये है तो साथ में दोनों को मिला के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पुरानी प्लीज़ वीडियोस देख लीजिए, जितनी भी वीडियोस हैं, ठीक है, उनमें इसी तरीके से सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो अभी आने वाला है 2020 का प्रीलिम्स और आगे 2021 का प्रीलिम्स। तो अगर आप करंट अफेयर के एमसीक्यूज नहीं करेंगे तो आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा भूल जाएंगे और उन्हें नहीं कर पाएंगे। बट इन वीडियोज़ के थ्रू आपका साथ क्या होगा कि अगर आप ये वीडियोस रेगुलर देखते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके एक भी क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें हम रिवीजन लगातार कराते रहते हैं, पुरानी वीडियोस से जितने भी क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा निकलते हैं अलग फॉर्मेट में। ध्यान रखिएगा, हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं और जो उसके अंदर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उन्हें भी बदल देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं थ्रू MCQs, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4th क्वेश्चन, इसे सॉल्व करिए आप। हाई टेम्परेचर राइज इन आर्कटिक। देखिए, आर्कटिक अगर गर्म होगा तो उसके कारण क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, आपको ये बताना है। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आराम से निकलते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के भी स्टैटिक बना के निकाला जा सकता है, ठीक है। आपको फील आएगी स्टैटिक की, बट ये होगा करंट अफेयर का, क्योंकि स्टैटिक जो हमारा आर्कटिक है ये लगातार गर्म होता जा रहा है, तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो अगर आर्कटिक गर्म होगा तो परमाफ्रॉस्ट खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। परमाफ्रॉस्ट यानी परमानेंट जो फ्रीज हो रखी है आइस, ठीक है। और इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो उसके अंदर टैप है वो भी रिलीज हो जाएगी। तो ये पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है। अब तीसरी बात करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो फर्दर वार्मिंग करेंगी, जिसके कारण परमाफ्रॉस्ट और खत्म होगी। और इसी साइकिल को क्या कहा जाता है? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक नहीं कहा जाता, ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की टर्म आ गई, ठीक है। इसे पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है आपकी, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी 1 and 2, करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, लगातार होता जा रहा है। और साइबेरिया में एक जगह है वर्कशॉन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो जाता है, बट ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने कहा कि एवरेज टेम्परेचर अगर 5 से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव 5 डेज के लिए अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं कि हीट वेव्स आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, IMD कहता है हीट वेव्स जो होती हैं टिल द मैक्सिमम टेम्परेचर अगर किसी एक स्टेशन पे रीच नहीं करता है, तो स्टेशंस बनाए होते हैं वहाँ पे रीच करना ज़रूरी होता है। इसके लिए फिर उन्होंने क्या बना रखा है? 40 डिग्री जो है वो प्लेन्स के लिए सेट कर रखा है और 30 डिग्री हिली एरियाज़ के लिए कर रखा है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ओशन में भी हीट वेव्स बनती है जिन्हें मरीन हीट वेव्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। केवल टेरेस्ट्रियल बॉडी पे नहीं बनती, वाटर में भी बनती हैं, ठीक है। क्या ये फिनोमिना पहला है? नहीं, ये फिनोमिना नया नहीं है, ये पुराना फिनोमिना है, कई बार हो चुका है। कई तरीके की होते हैं जिसमें मेन है ह्यूमन इंड्यूस, ठीक है, ह्यूमन जो अपना कर रहा है उसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इससे होगा क्या? परमाफ्रॉस्ट खत्म हो जाएगा, जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, जिसके कारण और वार्मिंग होगी, तो जिसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जिसके कारण लास्ट में आपका सी लेवल भी राइज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सी बेड 2030 प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसे सॉल्व करते हैं।
कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बतानी है, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है, कोलैबोरेशन है जापान की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का और जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशन। बैथीमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ओशन के रिलीफ की पूरी पढ़ाई करना, ठीक है। जितना भी उसके ओशन के नीचे जो भी ज्याट्स हैं, जो भी कुछ है, पहाड़ है, सब कुछ है, उनकी पढ़ाई करना, उसे कहते हैं, उनको पूरे स्टडी करना, ठीक है। और JEBOCO को किसने स्टार्ट किया था, 1903 में प्रिंस अल्बर्ट वन ऑफ मोनाको ने से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये सारे आते हैं आपके ओशन रिलीफ्स के सारे क्या हैं, चीज़ें हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे क्वेश्चंस बड़े ध्यान से कीजिएगा, इसमें मैक्सिमम ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट सही होती हैं, ठीक है। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारे हैं ओशन रिलीफ के सारे की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जापान की ऑर्गेनाइजेशन निप्पॉन और JEBOCO ने इसे लॉन्च किया है 1903 में, अल्बर्ट वन ऑफ मोनाको ने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए, UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2017 में इसे स्टार्ट किया गया था, इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से सीबेट प्रोजेक्ट 2030 को, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, मिनिमम रेजोल्यूशन 100 मीटर तक लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और इसके लिए अंडर वाटर व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे UAV होते हैं वैसे AUV होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मालाबार रिबेलियन को 100 साल हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना बनता ही है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। और इसमें ये कहा जा रहा है कि मालाबार रिबेलियन जो है वो 1921 में हुआ था, रेजिस्टेंट था ब्रिटिश के खिलाफ, जो आगे चल के हिंदू मुस्लिम में क्या हो गया, वायलेंस, कम्युनल वायलेंस की तरह सामने आ गया, ठीक है। और ये खिलाफत के समय ही स्टार्ट हुआ। और उसके बाद बात यह है कि ये जो बंदे हैं हाजी जी हैं, ये इसके मेन क्या थे, लीडर थे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। 100 ईयर्स हो गए हैं इसको, 1921 में रेबेलियन हुआ था, हिंदू मुस्लिम के बीच में कम्युनल राइट्स हो गए थे, मपीलास ने इसमें भाग लिया था, खिलाफत के समय हुआ था, मपीलास ने बहुत जगह अटैक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये बंदे जो थे हाजी जी थे, ये इसके क्या थे, मेन लीडर थे, जिनकी लास्ट में डेथ हो गई थी, ठीक है, सेंटेंस डेथ दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन आपके सामने है, शंकाकू आइलैंड। हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसे, पिछली वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड डिटेल में हमने किया है। तो आपको ये बताना है ये है कहाँ बंधु, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बदल बदल के आएंगे। वहाँ पे हमने पूछा था कि ये किस किस के बीच में आपस में क्या है, डिस्प्यूटेड लैंड मानी जाती है, कौन कौन इसके ऊपर क्लेम करता है। अब बात पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ये है कहाँ पे, ठीक है, किस में है, साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में है, रेड सी में, तो ये क्या है, ईस्ट चाइना सी में है। इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट के फॉर्म में आ गया तो धज्जियाँ उड़ा देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जेम कंट्री ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। जेम पोर्टल वापस न्यूज़ में आ गया है, तो जेम से रिलेटेड ये क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज स्पेशल पर्पस व्हीकल लॉन्च्ड इन 2016 बाय, आपको ध्यान रखना होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या दूसरी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो बंधु ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फैसिलिटेट करता है प्रोक्योरमेंट सभी पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए, ठीक है, प्रोक्योरमेंट का काम करता है, एकदम सही बात है, ऑनलाइन पोर्टल है, एकदम सही है। और रिसेंटली क्या किया गया है, जितने भी सेलर्स हैं उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको बताना होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ है जो भी आप बेच रहे हो। तो 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट, यानी ए सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 9th क्वेश्चन आता है, फिर से जेम से ही रिलेटेड है, जेम से ये पॉइंट निकालना है कि स्वायत्त क्या है और सरस कलेक्शन क्या है, ठीक है। तो स्वायत्त क्या है, शो केसेस डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट मेड बाय रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं डेली यूजेस के, उसके बारे में पूरा कलेक्शन करता है। और सरस कलेक्शन करता है प्रमोट वुमेन एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, थ्रू जेम। दोनों स्टेटमेंट को आपस में चेंज कर दिया गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और नेक्स्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड गुड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये नोडल एजेंसी है फॉर जेम, 3rd स्टेटमेंट सही है, यानी डी केवल, ठीक है। तो जेम क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, 2016 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड गुड्स इसके क्या है, नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नीचे है। नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ये, ठीक है, सारी PSU के लिए खरीदता है, ठीक है। और इसके अंदर नया एक डेवलपमेंट ये लाया गया है कि मैंडेटरी है सेलर्स को बताना कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ताकि मेक इन इंडिया प्रमोट हो चुके हैं। और स्वायत्त क्या है, वो स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस, जेम के लिए है ये, ठीक है। और सरस कलेक्शन क्या है, रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए डेली यूटिलिटी की जो चीज़ें बनाते हैं। किसका इनिशिएटिव है, जेम और NRLM का है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। चलिए 10th क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 10th क्वेश्चन आता है, युक्ति से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
कि युक्ति जो है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का, और ये क्या कर रहा है, एमएसएमई में इनोवेशंस की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कमर्शियल पोटेंशियल बढ़ाने की बात कर रहा है। और ये किस लिए रेलेवेंट है, कोविड-19 के लिए रेलेवेंट है, पेंडेमिक से रिलेटेड है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये एमएसएमई के लिए नहीं है। तो पहली तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो पॉइंट आपको जो ध्यान रखने हैं वो ये और ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो युक्ति 2.0 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हायर एजुकेशंस के लिए है, ताकि यंग्स जो आएँ वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और सब कुछ लेके आएँ, किसके लिए, कोविड से लड़ने के लिए। ठीक है, रेलेवेंट है कोविड-19 के लिए, पोर्टल शेयर टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशंस। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है EAG के बारे में, अभी जस्ट हमने एक दिन पहले की वीडियो में से किया है, तो प्लीज़ पुरानी वीडियो देख लो। ठीक है, वहाँ से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको बताना है इनमें से EAG, ठीक है, यूरेशियन ग्रुप्स ऑफ कम्बैटिंग मनी का कौन मेंबर है इनमें से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देखिए, केवल ये देखिए कि कौन नहीं हो सकता। तो हमने पहली वीडियो उसमें किया पाकिस्तान नहीं है तो दूसरा उड़ गया। ठीक है, तो दूसरा उड़ा, और नेपाल नहीं है तो चौथा उड़ा, तो चौथा उड़ा तो ये भी उड़ गया। तो बचा क्या, आपका बचा ए, करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, तो EAG की मीटिंग हुई है, रीजनल बॉडी है, ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, FATF की ऑर्गन है, ध्यान रखिएगा, बेलारूस, ये एकदम अलग कंट्री आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो अभी होगा, कई जगह बताया जा रहा है हो गया है, बट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा दोस्त इसमें काम करता है जिस मिनिस्ट्री में ये लॉन्च किया है, तो अभी होना बाकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि भैया किसके अंडर है ये। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इनॉग्रेट किया है वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020, और इसे कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, नीति आयोग। तो ऐसी स्टेटमेंट पूछी जाएंगी और जिसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों है गलत, आगे देखते हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन करा रहा है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री करा रही है, ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है इसे फिक्की। दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन अब आपके सामने है। ठीक है, इसे भी हम लोग कर चुके हैं, ITF DTEE, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। इनमें से कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है। तो बंधु बताइए कौन है पार्ट नहीं है इसका, इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान और श्रीलंका। तो श्रीलंका इसका पार्ट नहीं है, ये तीनों इसके पार्ट हैं। चलिए देखते हैं। तो नीति आयोग किसके साथ मिल रहा है, ITF के साथ मिलके इसे इंडिया वाले पोर्ट के लिए लॉन्च कर रहा है। ठीक है, और ये किसका इनिशिएटिव है, पहले से एक इनिशिएटिव चल रहा है उसके अंदर चल रहा है, और इसकी कंट्रीज कौन है, इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बायोगैस से रिलेटेड है, CNG से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला ये आ रहा है भाई, इसमें पॉइंट ये कहता है, बंधु कितना गया, आ जा। चलिए, तो पहला ये कहता है CNG और बायोगैस है, दोनों नेचुरली अकरिंग है, और ये क्या है, नेचर में है। ठीक है, नेचुरल गैस कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा बायोगैस जो है मेनली कंपोज होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और नेचुरल गैस जो होती है वो ओनली मेनली किससे, मीथेन से। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड से ये बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि क्या है, बायोगैस को नहीं कहा जाता नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस नहीं कहा जाता। ठीक है, तो करेक्ट विल बी बी। और पहली बार ऐसा हो जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, बायोगैस को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डालने की बात कर रही है। तो आपसे पूछते हैं हमेशा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नया सेक्टर ऐड होता है तो वो ध्यान रखना होता है आपको, अभी डाला नहीं गया है, बात चल रही है। तो चलिए देखते हैं, बायोगैस और CNG दोनों सेम ही होती है। CNG जो होती है नेचर में मिलती है, नेचुरल गैस कहा जाता है। बायोगैस जो होती है नेचुरली अकरिंग होती है, और ये ब्रेकडाउन थ्रू ऑर्गेनिक मैटर थ्रू एनारोबिक बैक्टीरिया, ये ध्यान रखिएगा, एनारोबिक रिएक्शन होती है। ठीक है, बायोगैस जो होती है मेनली कंपोज होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाइल नेचुरल गैस कंपोज होती है मीथेन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो बायोगैस में क्या क्या होता है, बायोगैस में होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्वैम्प गैस भी कहा जाता है, एनारोबिक रिएक्शन होती है। ठीक है, सिलेंडर्स में भर के एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत स्कीम और सतत स्कीम के बारे में। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सतत स्कीम में क्या है। चलिए क्या नाम है इसका, ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू
कॉम्प्रेस्ड बायोगैस लॉन्च्ड इन 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि इसका टारगेट जो है 15 मिलियन मैट्रिक टन सीबीजी बनाने का है 5000 प्लांट्स में बाय 2023। और फिर पुरानी स्टेटमेंट ही डाल दी, देखिए सीएनजी और बायोगैस जो है नेचुरली अकरिंग है और ये कहाँ, इन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल गैस कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, डी, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए, तो वही सतत स्कीम के बारे में देखते हैं, ठीक है। 2018 में लॉन्च हुई 15 मिलियन मैट्रिक टन सीबीजी 5000 प्लांट्स में 2023 तक, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है कि नेचुरल गैस को जो सेल करने की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बात कर रही हैं, ठीक है। चलिए, अब माउंट मेरापी न्यूज़ में है तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है माउंट मेरापी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं। ये इंडोनेशिया में है, पहली चीज़ आती है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। दूसरा स्ट्रैटो वॉल्केनो है और डॉर्मेंट वॉल्केनो है। तो रिसेंटली अभी इरप्शन हुआ है तो डॉर्मेंट तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रैटो वॉल्केनो है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रैटो वॉल्केनो होते हैं, कौन से क्या होते हैं। मेनली आप स्ट्रैटो वॉल्केनो तो पक्का ध्यान रखिए। तो ये है भाई एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो इंडोनेशिया में। तो पहली दूसरी स्टेटमेंट यानी डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो माउंट मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया में। 21 जून को इसमें वापस इरप्शन हुए, स्ट्रैटो वॉल्केनो है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायदू जो है ये किसका क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। बायदू किसका नेविगेशन सिस्टम है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। किसका है ये, जापान का, साउथ कोरिया का, मलेशिया, चाइना, चाइना का ये है, ठीक है। तो बायदू किसका है, चाइना का है ये, और पूरा ग्लोबल कवरेज रहेगा। अदर जो है जीपीएस यूपीएससी बोल रहा हूँ यूएस का, ग्लोनॉस रशिया का, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का, बायदू चाइना का, ठीक है। QZSS जापान का, IRNS और नाविक किसका है, इंडिया का है। इसके ऊपर पहले से ही 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है लगातार 2 साल में यूपीएससी, ठीक है। और क्या पूछेगा, ध्यान रखिएगा, यही वाली स्टेटमेंट पूछी थी इन्होंने। 1500 किलोमीटर एक्स्ट्रा है बाउंड्री के अगेंस्ट, बाउंड्री के और भी, तो ये वाली स्टेटमेंट पूछी थी। तो ऐसी स्टेटमेंट इंडिया के रिस्पेक्टिव में पूछेगा, बाहर की सेटेलाइट्स के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है, कि कितनी सेटेलाइट है। वैसे 35 सेटेलाइट्स हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने बायोगैस के बारे में जस्ट पढ़ा था, फिर से आपके सामने बायोगैस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से होता है हमारा, पहले हम क्वेश्चंस करा देते हैं, फिर कुछ डिटेल करा देते हैं, फिर उसके बाद वापस क्वेश्चन कराते हैं ताकि आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद रिवीजन करवाते हैं पिछले दिन की। तो इससे आपका इस सर्कल में आपका करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं, ठीक है। और अगर आप इससे रिलेटेड PDF चाहते हैं तो प्लीज़ रिलैक्सेंट स्टडी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको रिलेटेड PDF भी इसकी मिल जाया करेंगी, ठीक है। और आप ये कोड इस्तेमाल कर ही सकते हैं, ठीक है, फॉर एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन अगर करना चाहें तो। चलिए, बात करते हैं भैया बायोगैस के बारे में। ऑर्गेनिक मैटर का जब डिग्रेडेशन होता है, बैकग्राउंड होता है, ब्रेकडाउन होता है थ्रू एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं एनारोबिक, ध्यान रखना एनारोबिक। और ये सारे मिलते हैं इसमें, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट वेव्स का जस्ट हमने अभी किया है, पूरा का पूरा डिटेल मैंने बताई है। तो फिर क्वेश्चन आपके सामने है, अब आपको बताना है इससे रिलेटेड क्या पॉइंट सही है क्या गलत है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 5 डिग्री से ज़्यादा 5 दिन में हो जाए, ठीक है, तो हीट वेव कहा जाता है। और दूसरा ऑप्शन कहता है ये केवल एटमॉस्फेयर में होता है, नहीं, हमने पढ़ा ये ओशन में भी होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ओनली ट्रू, ए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी से रिलेटेड, ठीक है। इसको हम करते आए हैं, प्लीज़ पुरानी वीडियो देखो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारी वीडियोस देखोगे 24 तक की। तो इसी तरीके से आपका ये रिवीजन चलता रहेगा। हमने जैसे आज 17 के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, फिर हम नेक्स्ट 18 के भी करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो 17 में जो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, उसमें कई सारे पॉइंट्स, आम बात है एक ही क्वेश्चन में तो सारे पॉइंट्स तो मैं डाल नहीं दूंगा, ठीक है। तो उससे जो पॉइंट्स, अगर एक भी पॉइंट बचा है तो उसके आगे क्वेश्चन बन के मिलेंगे, फिर अगर कुछ और बचा है तो उसके आगे क्वेश्चन मिलेंगे बन के। तो इस तरीके से अगर आप लगातार इस सीरीज को देखते चलेंगे तो MCQ फॉर्मेट में आपके पास, मान के चलिए हम डेली के 25 क्वेश्चन तो मिनिमम करते हैं, ठीक है। किसी किसी दिन में तो ये 50 तक चले जाते हैं, ठीक है, कभी कभी ये 35 प्लस चले जाते हैं। तो हम मिनिमम लेके चलते हैं। अगर 25 क्वेश्चन भी हम डेली के कर रहे हैं तो हम एक महीने में कितने कर देंगे, 250 प्लस 250 प्लस 250, 600, 700, 750, 10 महीने में कर देंगे 7500 क्वेश्चन। तो सोच रहे हैं हम लोग कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप इस सीरीज के साथ कंटिन्यू रहेंगे। और साथ साथ में हम स्टैटिक भी पूरा खत्म कर लेंगे अपना, ठीक है, बार बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से खत्म कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो प्लीज़ इस इनिशिएटिव के साथ बने रहिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी से रिलेटेड, ठीक है। आपको इससे बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहली बात ये कह रहा है लीगली बाइंडिंग है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कन्वेंशनल वेपन्स के लिए, ठीक है। तो सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी है
इट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन, रिस्ट्रिक्शन कर रहा है टाइप्स ऑफ और क्वांटिटी बाय किसी स्टेट के पास कितने पजेस होंगे वेपन, ठीक है। तो ये गलत है भाई, किसी स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। और डज नॉट इम्पैक्ट स्टेट डोमेस्टिक गन कंट्रोल, पहले ही लिखा हुआ है, तो पहली तीसरी यानी बी स्टेटमेंट सही है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोबिसिस से रिलेटेड, एमोबिक डिसेंट्री से रिलेटेड। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहली बात, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कोलोन में होता है, ठीक है। और थर्ड लीडिंग कॉज है मॉर्बिडिटी का, ठीक है। फिर उसके बाद है क्या नाम है, कैंट सर्वाइव इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं कांट सर्वाइव इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली और दूसरी यानी डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए कीवर्ड्स को ढूंढना है केवल, जो हम पुरानी वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो आपको बस ढूंढना है कीवर्ड्स कहाँ है। RMFI की रीजनल सेंटर जो है, ठीक है, RMFIC इंडियन ओशन कमीशन का है, ठीक है, इंडियन ओशन कमीशन का है। और उसके बाद क्या है, क्या नाम है, मार्च 2020 में बना, जापान और यूनाइटेड स्टेट इसके पार्ट हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है, इट डिजाइन टू डीपन मैरीटाइम डोमेन, ठीक है, अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड मैरीटाइम एक्टिविटी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर विल बी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमासॉक के बारे में, EMASOH हेडक्वार्टर, ठीक है। 17 तारीख की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, बट इन सारे पॉइंट्स को मैंने वहाँ MCQ में नहीं डाला था, उन्हें यहाँ पे MCQ में डाला है, ताकि आप लोग इस तरीके से इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ कि भाई मुझे किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर है इसका, कंपोज्ड ऑफ इन सारी कंट्री से करता है, मेनली अबू धाबी में है, और ये मॉनिटर करता है नेविगेशन पर्शियन गल्फ ऑफ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। तो बोथ जो है वो इसमें क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन ओशन कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या करेक्ट आंसर होगा इंडियन ओशन कमीशन से रिलेटेड। तो इसकी फॉर्मेशन हुई 1962 में, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी कंट्रीज मिलती हैं, ठीक है। तो ये 1962 में नहीं बना था, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। विक्टोरिया एग्रीमेंट जो होता है सेशल्स में, उसके अंडर बना है, तो बोथ नहीं होगी, केवल सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, तो सी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरावती मंकी पार्क, रिसेंटली बनाया गया है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला पॉइंट इसमें ये कहता है ये कहाँ पे, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि 100 एकड़ में बना है नगावेली फॉरेस्ट में, आपको ध्यान रखना था मेनली नगावाली फॉरेस्ट, और ये सब डिस्ट्रिक्ट भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे, कर्नाटका में है, यहाँ नहीं है, तो पहली गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए 27वां क्वेश्चन अब आपके सामने, जून तीथ के बारे में करते आए हम लोग, किस लिए होता है, स्लेवरी के एंड के लिए रहता है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट इम्पैसिपेशन डे कहा जाता है, ठीक है, सही है, जूनातीत इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब बात आती है आरोग्य पथ पोर्टल के बारे में, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आरोग्य पथ पोर्टल में पहला ये कहता है एम्स ने इसे लॉन्च किया, एम्स ने लॉन्च नहीं किया, गलत स्टेटमेंट है। दूसरी आरोग्य पथ है नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन को देखेगा पूरा का पूरा कोविड-19 के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, तो बी विल बी द योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से आ जाइए कैप्टन अर्जुन के बारे में, किसने लॉन्च किया, इसको क्या काम करेगा, तो लॉन्च किसने किया कैप्टन अर्जुन को, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे ने, सेंट्रल रेलवेज ने, ठीक है। और रोबोट जो है वो क्या करेगा, पैसेंजर को स्क्रीन करेगा, एंटी सोशल एलिमेंट्स को देखेगा। ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इन करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो नन हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कि पहली बात यह है कि 2010 में आई थी यूएस रशिया के बीच में, 2021 में ख़त्म हो रही है, ठीक है, और कोलैप्स हो जाएगा ये सोवियत यूनियन ट्रीटी जो एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्टर रेंज मिसाइल से है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसे आप जीएस पेपर 3 में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेंस में लिखने में भी काम आएगा। तो इस तरीके से करंट अफेयर के पॉइंट्स आपको वहाँ लिखने में भी काम आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है, और मल्टी स्टेक होल्डर है, ठीक है। ध्यान रखना है मल्टी स्टेक होल्डर में मतलब गवर्नमेंट और अदर भी जो है पब्लिक भी है वो भी आती है, सिविल सोसाइटीज भी आती है, सबको जोड़ते हैं, डाइवर्सिटी इनोवेशन इकोनॉमिक, तो दोनों सही है, बी विल बी और सी विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, 32nd क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है कि फॉर्म हुआ था 1961 में और नॉट अ मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो नन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है 33 क्वेश्चन आपके सामने, इसे सॉल्व करते हैं। 33 को सॉल्व करते हैं कि भाई इनमें से निकालना है आपको करेक्ट। इसरो और जाक्सा ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका डाटा करेगा क्या, वाटर के पता करेगा कहाँ पे, लूनर एरिया में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कौन है, नन। करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, चलिए बुमला पास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बुमला पास के रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कहाँ पे है, ये कहा जा रहा है सिक्किम में, नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, रॉन्ग स्टेटमेंट। और ये सेकंड स्टेटमेंट इंडियन आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी, वॉर वाली, ये सब सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 5 ऑफिशियल, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सीज फायर लाइन है, ठीक है, चाइनीज और जापानीज के बीच में, नोन एज अक्साई चीन वाले एरिया में। ठीक है, चलिए मैकमोहन लाइन जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वापस आया। हेनरी मैकमोहन ने बनाया था 1940 शिमला कन्वेंशन के अंडर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लगातार ये न्यूज़ में है, तो ये पॉइंट पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस साल के पेपर के लिए। ठीक है, हिस्ट्री में ही भले पूछ ले। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग शिमला एग्रीमेंट, या ऐसे कुछ भी करके। ठीक है, तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो नन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडियन गौर के बारे में क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये क्या है, लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, पुरानी वीडियोस देखिए, पूरा आपको कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। 17 तारीख की अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये सारा मिलेगा कि किस कैटेगरी में है, क्या है, कैसे है, सब आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट है GPIA के बारे में, वापस ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, तो हम जितनी ज़्यादा रिवीजन करा सकते हैं उतनी ज़्यादा रिवीजन कराने की मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को। मल्टी स्टेक होल्डर है, रिस्पॉन्सिबल करेगा AI में, फर्स्ट इनिशिएटिव है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से स्टूडेंट अभी हमने क्या किए, देखिए इतने सारे हम लोगों ने 37 क्वेश्चन के आसपास कहाँ से कर लिए, MCQ से कर लिए। ठीक है, जो पूरे के पूरे UPSC स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से आपके सारे बनाए गए। ठीक है, सो अगर इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए नए जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब जो आज और कल की न्यूज़ थी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन निकले, प्लस हम एक हफ्ते के पीछे की तरीके से रिविजन्स में भी चलते रहेंगे। तो अगर आप इस इनिशिएटिव के साथ बने रहे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साल भर में आप 8000 10,000 क्वेश्चन कर चुके होंगे, 9000 क्वेश्चन जिसके करंट अफेयर के रिलेटेड। ठीक है, और इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा ये सारे स्टैटिक भी जोड़ता है, तो और ऑब्वियस सी बात है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो पीटी में आते हैं मिनिमम 25, मिनिमम एवरेज है 25, एकदम मिनिमम, तो 25 दूनी 50। ठीक है, तो 50 मार्क्स तो आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को पूरी की पूरी वीडियो सीरीज को लगातार देखेंगे। उसके बाद आपको लाने हैं 60 मार्क बाकी स्टैटिक में से। ठीक है, तो आपका पीटी आराम से क्लियर हो सकता है। तो इसलिए करंट अफेयर में अगर आप MCQ करेंगे, क्योंकि देखिए पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस करिए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस में आप सारी स्टेटमेंट करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये सारी पॉइंट्स मुझे ध्यान रखने हैं करंट अफेयर के, और जब भी वो सामने आए तो आप उसे आराम से कर सके सॉल्व। ठीक है, चलिए तो अब हमारा जो स्टैटिक का पोर्शन हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है बंधु लोगों, तो स्टैटिक का पोर्शन जो कर रहे हैं दोस्तों वो है हमारा अभी क्या, पॉलिटी का। ठीक है, तो पॉलिटी में अभी तक पिछले 2 दिन में हमने क्या कर लिया, हमने एक तो कर लिया है अपना प्रीएम्बल को समझ लिया है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या कर लिया है, अपना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो पुरानी 2 दिन की वीडियो देखिए, आपको ये दोनों मिल जाएंगे। और आज हम लोग करेंगे थर्ड अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब इसके बाद 3-4 चैप्टर और है हमारे, 2-3 चैप्टर और हैं, तो वो जब 3 चैप्टर्स के साथ खत्म हो जाएंगे तो क्लब करके सबको हम एक MCQ बनाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे जो UPSC और नॉर्मल स्टैंडर्ड के भी रहेंगे, ताकि देखिए पॉलिटी में आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, ये ध्यान रखिए, फैक्ट्स कुछ ध्यान रखने हैं और बाकी सब चीज़ें खून में उतार लेनी है, ब्लड में, कि आपको ऐसे ही पता चल जाए कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम MCQ करेंगे, जो 350 प्लस MCQs होंगे इन सारे चैप्टर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, और ये MCQ सीरीज इसी हिसाब से चलती रहेगी, हम जितने पोर्शंस खत्म करते रहेंगे उसके साथ साथ हम MCQs करते रहेंगे। ठीक है, चलिए
तो चलिए आज हम देखते हैं अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा, ठीक है। देखिए कि 1600 में ब्रिटिश इंडिया आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो 1764 में क्या करती है, अपनी बैटल ऑफ बक्सर करती है। और उसके बाद वो 1765 में दीवानी राइट्स पा जाती है ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और यहीं से उसका टेरिटोरियल एक्सपांशन शुरू होता है। जब उसका एक्सपांशन शुरू हो जाता है इंडिया में, ठीक है, तो उसके बाद उसे इंडिया को गवर्न करने के लिए रूल्स की ज़रूरत थी। किसकी? रूल्स की ज़रूरत थी, लॉस की ज़रूरत थी। तो इसलिए इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो कंपनी रूल, इसमें कंपनी रूल में, ठीक है। और दूसरा है आपका क्या नाम है, क्राउन रूल। दूसरा क्या है, क्राउन रूल। देखिए इन दोनों को हम डिवाइड कब से करते हैं, 1857 के रिवोल्ट से। कब से करते हैं? 1857 के रिवोल्ट से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो कंपनी के पास थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो इंडिया का रूल था, वो सीधा सीधा किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। और जब ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया तो इंडिया क्या बन गया? कॉलोनी बन गया। किसकी? ब्रिटिश की, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। तो हम कंपनी रूल्स के अंदर देखेंगे कंपनी रूल के समय कौन कौन से एक्ट आए, और फिर देखेंगे क्राउन रूल के अंदर कौन कौन से एक्ट आए जिससे इंडिया का गवर्नेंस चला, ठीक है। तो ये हमारा इनिशिएटिव रहेगा। तो इसे मैंने दो चार्ट्स में डिवाइड किया है बड़े सिंपल तरीके से। देखिए इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा इनिशिएटिव ये रहेगा इसमें, इस चैप्टर में, कि आप इसे बड़े सिंपल तरीके से कैसे ध्यान रखें, ठीक है। तो जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हें हम लोग पकड़ लेंगे। तो क्या होगा कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप एलिमिनेशन मेथड ही इस्तेमाल करें, ठीक है। कि कौन सा 100% आप श्योर हैं कि ये तो इस वाले एक्ट के अंडर था, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। वरना ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा दुखी करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कंपनी रूल के बारे में। तो कंपनी रूल जो हमारा आया, कंपनी रूल जो आया हमारा, वो कब से कब तक चला? 1773 से लेके 1858 तक, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 65 के बाद, देखिए मैंने कहा 65 में 64 में बक्सर हुआ, 65 में पा गया। और उसके बाद 72 में इन्होंने क्या किया था, बंगाल पर से क्या खत्म कर दी थी, डुअल गवर्नमेंट खत्म कर दी थी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे खत्म कर देने के बाद ही ये तो अपना शुरू करेंगे। तो 73 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से डेट्स आपको ध्यान रखनी होती हैं। चलिए तो सबसे पहला एक्ट जो आया वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेशंस डाली जाएंगी। क्या डाली जाएंगी? रेगुलेशंस। रेगुलेट किया जाएगा कंपनी के वर्क को पूरी तरीके से, ठीक है। तो एक एक पॉइंट हम देखते चलते हैं, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ जो बंगाल हुआ करता था उसे क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसकी उपाधि बढ़ा दी। और ये पहले कौन बने? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग बने। आपको ये सब पॉइंट, अब कहो ये याद रखना है, रटना है, रटना है रटो, याद रखना है रखो, कैसे भी करो, पर करना ही करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको किसी भी हाल में ध्यान रखने ही होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में 1774 में। ध्यान रखना है ये सुप्रीम कोर्ट आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है। उस टाइम इनके पास केवल बंगाल था, तो ये बंगाल वाला सुप्रीम कोर्ट बनाया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए उस टाइम क्या होता था, बहुत सारे जो कंपनी के वर्कर्स थे वो प्राइवेट ट्रेड करते थे। तो प्राइवेट ट्रेड पे प्रोहिबिशन लगा दिया गया। और क्या है, कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट भी, सेकंड पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट भी, फोर्थ पॉइंट भी। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें बताऊंगा, ठीक है, उसे आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट स्टेप था रेगुलेशन का, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। पहला स्टेप था रेगुलेशन का, ठीक है। तो ये एक्ट खत्म। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे उनको सेपरेट कर दिया गया। तो सेपरेट कर दिया गया तो दो बॉडी बनाएगी। कमर्शियल अफेयर को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, तो सी से सी ध्यान रख लीजिए। और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। तो बीपी ध्यान रख लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट है, इसी को कहा गया सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना, डबल गवर्नमेंट, डायरकी, ये सब वर्ड ध्यान रखने हैं। तो पूछे अगर आपसे सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश टेरिटरी को कहा गया जो इंडिया में पजेस थी, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या दे दिया गया, सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स खत्म हुए, बस इतने ही पॉइंट्स ध्यान रखो, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बर्बाद हो जाओगे अगर सारे पॉइंट ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833। इसने क्या किया, फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में बात करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉम्बे और मद्रास जो गवर्नर थे उनकी क्या की, लेजिस्लेटिव पावर छीन ली। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन करने के लिए काम किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। मतलब अब बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो क्या नहीं बना सकते थे, लॉ नहीं बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंदर जो लॉ बनने लगे यहाँ से एक्ट कहा जाने लग गया और इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कमर्शियल बॉडी नहीं रही, क्या बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ठीक है, और यहाँ पे एक दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो मोनोपोली थी ट्रेड पे, ठीक है, किसकी, कंपनी की, वो खत्म कर दी गई। मोनोपोली जो ट्रेड थी वो खत्म कर दी गई, क्योंकि इन्हें क्या मिली थी, 1600 में एक चार्टर मिला था जिसके थ्रू इन्हें मोनोपोली प्राप्त थी इंडिया से ट्रेड करने की, तो वो चीज़ खत्म कर दी गई। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक ऑफिसर जोड़ा गया, एक ऑफिस जोड़ा गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लॉ ऑफिस। ठीक है, लॉ ऑफिसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बस पूछेगा अगर आपसे कि लॉ ऑफिस कब जोड़ा गया, लॉ मेंबर कब जोड़ा गया, तो 1833 से। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853। यहाँ पे सेपरेट कर दिए गए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए। तो जब अलग कर दिए गए तो इसके लिए एक अलग बॉडी बनानी पड़ेगी, तो क्या बनाएगी, इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी। क्या बनाएगी, इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था। जो सिविल सर्विसेज के कंपटीशन थे वो ओपन कर दिए गए, किसकी रिकमेंडेशन के बाद, मैकॉले की रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, तो मैकॉले की रिकमेंडेशन के बाद इसे ओपन कर दिया गया। ठीक है, कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया और लोकल रिप्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब लोकल मेंबर्स को भी डाला गया। सो इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, किससे, कंपनी रूल से रिलेटेड। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखिएगा तो आपका काम बढ़िया चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं सीधा क्राउन रूल पे। तो 1857 में रिवोल्ट हुआ, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी हुई। उसके बाद आया 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा रूल किसके पास चला गया, क्राउन रूल के पास चला गया। तो अब देखते हैं क्राउन रूल से कितने कितने आए। तो पहला आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट, इसे कहा गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ताकि सभी को अच्छा अच्छा लगे, हम सबको BMW मर्सिडीज देंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है क्राउन को। डबल सिस्टम जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, उसको एंड कर दिया गया। ठीक है, और एक नया ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी का। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया इंडिया के लिए, जिसे 15 मेंबर की काउंसिल दी गई। इसे इंडियन काउंसिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि आपसे इस तरीके से पूछेगा काउंसिल ऑफ इंडिया को कब बनाया गया, किस एक्ट के अंदर, और फिर पूछेगा काउंसिल ऑफ इंडिया को कब खत्म किया गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन देने लग गए। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वापस स्टार्ट कर दी, मतलब जो बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर उसके गवर्नर्स को वापस दे दी गई लॉ बनाने की। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब में। ठीक है, और बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो सिस्टम को डाला गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। किसने दिया था पोर्टफोलियो सिस्टम, कॉर्नवालिस ने दिया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जिसमें मिनिस्ट्री दे दी जाती है, जैसे रक्षा मंत्री, ये मंत्री, तो वैसे ही बांट दिया जाता है। ठीक है, और वायसराय को ऑर्डिनेंस देने की पावर दे दी गई। तो ये सारे पॉइंट आपके किस में आ गए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। इसने क्या किए भाई, जो मेंबर्स थे सेंट्रल, देखिए इससे पहले क्या हुआ, 1885 में क्या बन गई, INC बन गई। तो INC डिमांड करने लग गई ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की, किसमें, इसमें असेंबली में। तो उसने उन्होंने क्या किया, मेंबर्स इंक्रीज कर दिए सेंट्रल और प्रोविंशियल में, बट पावर अपने पास ही रखी।
बजट की डिस्कशन पावर दे दी गई, ठीक है, बजट को डिस्कस कर सकते थे अब, ठीक है, और नॉमिनेशन दिया गया कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा कि बजट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कब, 1860 में। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लिमिटेड इलेक्शंस का प्रोविजन रखा गया है यहाँ पे, इसका लिमिटेड इलेक्शन का। तो इलेक्शन का, लिमिटेड इलेक्शन का प्रोविजन रखा गया, अगर ये पूछे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आंसर होगा। बट ध्यान रखना, इलेक्शन वर्ड का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ था। तो ये 2 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, देखिए अब यहाँ से दिक्कत खत्म है, यहाँ से अगर आप देखें तो सारी दिक्कत खत्म है, क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ से जो पोर्शन आ जाता है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आ जाता है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो ये सारे आपको ऐसे ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसकी हिस्ट्री ये है कि 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल में तक क्या हुआ था, 2 तरीके के कांग्रेस में पार्टीशन हो चुके थे, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, एक मॉडरेट ग्रुप था। तो इन दोनों के बीच में तोड़ डालने के लिए ये लोग लेके आए, ब्रिटिश लेके आए कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी। कैरेट दिखाया मॉडरेट्स को और स्टिक दिखाई एक्सट्रीमिस्ट को, फिर बाद में स्टिक इनको भी दिखाई और दोनों को खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है डिवाइड एंड रूल या फिर कैरेट स्टिक पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात की गई, देखिए एक तो बात ये की गई कि साइज हम इंक्रीज करेंगे लेजिस्लेटिव का फ्रॉम 16 to 60, ठीक है। देखिए जब भी काउंसिल एक्ट दिखे तो ध्यान रखना कि साइज तो इंक्रीज होगा ही, ठीक है। पहले टाइम एसोसिएशन किया गया किसी इंडियन का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय की। तो एज अ लॉ मेंबर पहली बार एक बंदे को जोड़ा गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ध्यान रखना है, लॉ मेंबर हुए थे कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और अगर पूछा था लॉ मेंबर ऐड ही कब किया गया, तो यहाँ पे आपने देखा है 1833 में ये जो लॉ मेंबर ऐड किया गया था वही लॉ ऑफिस मेंबर कौन बना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया किनको, मुस्लिम्स को, ठीक है। यह क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सेपरेट इलेक्ट्रेट में क्या था, मुस्लिम ही केवल मुस्लिम को वोट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट थे ये हमने सारे खत्म कर दिए। इसीलिए मिंटो को क्या कहा जाता है, देखिए ये मॉर्ले हो गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और मिंटो हो गया वायसराय। तो मिंटो को इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म या फिर फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को हम समझते हैं 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके लिए इंडियंस का सपोर्ट चाहिए होता है, तो फिर कहा जाता है आपको अच्छा देंगे, बट देते कुछ नहीं है। 1918 में जब वॉर खत्म होती है तो लेके क्या आते हैं, रॉलत एक्ट लेके आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आते हैं, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे, चेम्सफोर्ड कौन थे, वायसराय थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखिए पहला पॉइंट, इसने डायरकी इंट्रोड्यूस की। कहाँ पे, प्रोविंस में। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, लिखा नहीं हुआ है, एकदम रटा होना चाहिए ये पॉइंट कि कहाँ की, प्रोविंस में की, ठीक है। तो प्रोविंस में जब की तो इसमें क्या होता था डायरकी में, ये पॉइंट समझिए बंधु लोगों, ठीक है, कि क्या होता था। देखिए अगर डायरकी इंट्रोड्यूस की तो डायरकी में जो सब्जेक्ट्स होते थे वो 2 तरीके से बांट दिए जाते थे, एक तो ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था वो गवर्नर किसकी मदद से सॉल्व करता था, देखिए ट्रांसफर्ड हैं और रिजर्व्ड हैं। तो रिजर्व में तो अच्छे वाले सब्जेक्ट रखेगा, डिफेंस ये सब वो सब, तो करता था अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से, जिसमें वो वही बंदों को रखता था जो मेनली चुने होते थे, नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल सॉरी। और गवर्नर जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था, जैसे नाली गड्ढा पढ़ाई लिखाई ये सब, ये किसमें करता था, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो चुने हुए आते थे मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट ध्यान रखिएगा, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई कहाँ, प्रोविंस में, ठीक है। चलिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया बाय कैम्ब्रलिज्म को और डायरेक्ट इलेक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, ठीक है। वायसराय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 क्या कर दिए गए, इंडियन कर दिए गए, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया गया, ठीक है। बाकियों को भी दिया गया, किनको दिया गया, सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को भी दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा।
और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात की गई थी, देखिए इस एक्ट में एक बात की गई थी, कमिटमेंट था इनका, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे हम आपको, ठीक है, क्या देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, और स्वराज की डिमांड एक तरीके से एक्सेप्टेड थी, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप स्वराज मांगेंगे तो पुलिस आपको सभी के सामने नहीं कूचेगी, ले जाके भले कूच दे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं जो इलेक्शन किए गए थे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लिमिटेड फ्रेंचाइज पे थे, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। एक न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन बनाया गया, कहाँ का, इंडिया के लिए, लंदन में, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात की गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया, जो बजट था, सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट था, इन दोनों को अलग कर दिया गया। और इसमें एक और पॉइंट कहा गया, एक क्या बनाया जाएगा, स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा, जो आया साइमन कमीशन के नाम से, 10 साल बाद आएगा, बट ये आ गया था 1927 में, वो हम हिस्ट्री में देख लेंगे क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारे पॉइंट हो गए मॉन्टेग्यू चेम्बर्स रिफॉर्म से। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ। तो पहली बात, इसने फेडरेशन बनाने की बात की, जिसे माना नहीं किसने, प्रिंसली स्टेट ने, तो कभी ये बनाया नहीं। इसने डायरकी प्रोविंस में खत्म कर दी, बट कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, ये देखिए, इसने इंट्रोड्यूस कहाँ कर दी, सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और क्या लागू कर दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू कर दी। तो डायरकी कहाँ इंट्रोड्यूस कर दी, सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी। फिर उसके बाद बात देखते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया इसने, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, SC ST वुमेन लेबर सबको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक। फिर उसके बाद करते हैं, इसने काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया था। यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, इस काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसने RBI की फॉर्मेशन की बात की, ठीक है, जो आपका कब बना, 1935 में बना। और इससे एक रिलेटेड कमीशन है, हिल्टन कमीशन या रॉयल कमीशन, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन। और साथ में इसने क्या कहा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स इसने कहे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट में बात करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की, फेडरल पब्लिक प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, ठीक है। अब आ जाइए, लास्ट पॉइंट आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसने क्या दिया आपको, आज़ादी दे दी, ब्रिटिश रूल को खत्म कर दिया, पार्टीशन होगा इंडिया का, ऑफिस ऑफ वाइसराय खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट को दे दिया, टाइटल ऑफ एम्परर खत्म कर दिया गया, ठीक है। कुछ एक दो पॉइंट देख लेते हैं। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो क्या थे, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जब तक इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक नहीं बने। और नेहरू क्या बने, पहले प्राइम मिनिस्टर बने। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है क्या, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इस चार्ट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। अब सब चीज़ें यहाँ पे नहीं आ पाई हैं, ठीक है, तो आप उसे चार्ट में ऐड कर लीजिएगा, कुछ सुनने के लिए भी रखिए महाराज, ठीक है। सो दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल, ठीक है, फॉर PDF एंड अदर थिंग। प्लीज़ यूज द कोड Alok YT for 10% rebate on an academy subscription. Thank you, best of luck, take care.